नमस्कार। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कॉमन स्कूल सिस्टम, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है। हम दूसरा पेपर यहाँ पे देख रहे हैं, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी समकालीन भारत में शिक्षा। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने अभी कई चीज़ें पढ़ लिया है। 1968, 1986 और 1964 का शिक्षा नीति जो थी उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, साथ ही साथ में 1948, 1952 की जो शिक्षा नीति थी उसके बारे में भी हमने हल्की इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको समझने का प्रयास भी हमने किया है। तो ये यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है, टॉपिक के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत अभी हमने पढ़ाई चली रही हमारी। तो ये देखते हैं इस कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है। देखिए समान स्कूल प्रणाली क्या है। अब देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं, यानी समान स्कूल प्रणाली क्या है। तो देश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि देश में कानून बनाकर पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली लागू किया जाए। पड़ोसी स्कूल से तात्पर्य यहाँ पे एक गांव मोहल्ला का जो बगल वाला स्कूल है उससे यहाँ पे, ठीक है। पड़ोसी यहाँ पे पाकिस्तान से मतलब आप समझिए मत समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक गांव या मोहल्ले में रहने वाले सभी धर्मों व जातियों के छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे व इसके लिए उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करेगी। सामान्य स्कूल सरकारी होंगे, सामान्यतः जो स्कूल होंगे वो सरकारी होंगे, किंतु परोपकारी उद्देश्य अर्थात बिना कमाई के शिक्षा देने वाले संस्थान भी इसका हिस्सा होंगे, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब सभी घरों के लड़के एक साथ पढ़ेंगे तो उनके स्कूलों पर सबका ध्यान होगा और स्कूल इससे अधिक विकसित हुआ सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान करेंगे। इससे हम लोग सबको शिक्षित करने में लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और समान स्कूल प्रणाली का प्रावधान किए बगैर शिक्षा का अधिकार विधेयक मात्र एक छलावा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, इसलिए बताया गया है कि समान स्कूल प्रणाली का जो अर्थ है, अगर हम संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो सभी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर उच्च वर्ग के लोग हो, धनाढ्य हो या फिर गरीब हो, सभी के लिए एक स्कूल का प्रावधान किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि जब सभी के लिए समान स्कूल होगा तो उस शिक्षा पर व्यवस्था जो है ध्यान सबका जाएगा, जिससे उसकी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। अब इस विधेयक में और कमियां है, यह सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए जो है शिक्षा की बात करता है। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक बच्चे कक्षा 8 की शिक्षा के बाद जो है शिक्षा ग्रहण करने में वंचित रह जाएंगे। यानी 6 से 14 के वर्ष तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसके बाद क्या करेंगे, बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि उनको जो है पैसे की कमी रहती है, कुछ जो है सामाजिक व्यवस्थाओं में कमी आ जाती है, जिससे वो छोड़ देंगे। दूसरी बात क्या है, कक्षा 1 से पहले, जिसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, तो कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और उसे अधिकार के दायरे से बाहर रखने के कारण सिर्फ साधन संपन्न लोगों के बच्चे ही केजी, जिसे हम एलकेजी यूकेजी कहते हैं, तो केजी 1 और केजी 2 में प्रवेश ले पाते हैं। अतः शुरुआत से ही भेदभाव की नींव डाल दी जाती है। शिक्षा का अधिकार विधेयक में 25% सीट पर गरीब बच्चों की आरक्षण देने की बात की गई तथा इसका ट्यूशन फीस भी सरकार देगी। जब सरकार नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय व मॉडल विद्यालय खोलती है तो वो विशाल संख्या में छात्र अब उपेक्षित रह जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार केवल हमें लालच देने के लिए लागू किया गया। ये कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे सरकार की जो है यहाँ पे बुराई की गई, लेकिन आपको इससे बचना है। यहाँ पे समझाने के प्रयास किया गया है, जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, दूसरे परिप्रेक्ष्य से आपको समझने का प्रयास यहाँ पे करना है कि जो वंचित जो छात्र रह जाते हैं, जैसे आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जब उनको खोलते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, तो उनमें वही बच्चे पढ़ पाते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, जिनका दिमाग बौद्धिक स्तर काफ़ी विकास हो चुका होता है। अब सामान्यतः देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती जिससे कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नवोदय विद्यालय का पास कर सके, जिससे वो वंचित रह जाते हैं। तो सरकार को इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, वही चीज़ें यहाँ पे दर्शाने की बात की गई है, ठीक है। समान स्कूल शिक्षा प्रणाली जो हमारे ख़त्म हो गया है, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम, ये डेफिनेटली आपका शॉर्ट में आएगा, इसको आपको समझने का प्रयास करना है। दूसरा जो आपका आ सकता है शॉर्ट में, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। एक हो गया, ये हो गया। दूसरा हमारा है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भारत में शिक्षा पब्लिक स्कूल व वित्त पोषित स्कूल, केंद्रीय व राज्य और निजी स्कूल द्वारा नियंत्रित है। भारतीय संविधान विभिन्न लेखों के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा प्रदान की जा रही है। भारत में निजी स्कूल में पब्लिक स्कूलों का अनुमानित अनुपात जो है वो 5:5 है।
भारत की शिक्षा प्रणाली को देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाला एक अंग माना गया है और उच्च शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसंधान में आवश्यक प्रगति की गई है। उच्च शिक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रतिशत 2013 में 24% तक पहुंच गया। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर भारत में बड़ी निजी स्कूल प्रणाली है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा से संचालित करती है और निजी शिक्षा संस्थानों में देश के 29% छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ विशिष्ट माध्यमिक व तकनीकी स्कूल भी निजी हैं। भारत में निजी शिक्षा का बाजार सन 2008 से $450 मिलियन का था, लेकिन अब यह लगभग $540 मिलियन के लगभग हो चुका है। ये चीज़ दर्शाती है कि किस तरीके से सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों जो है जिसे हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का अंतर है। देखिए, आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को जो है वो निजी स्कूल में भेजने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है वो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी सुधरी हुई है, काफ़ी अच्छी है। जो शिक्षक है वो काफ़ी योग्य भी है और उनको समझाने का तरीका काफ़ी डेडिकेटेड है। जबकि जो गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ पर शिक्षक अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वहन नहीं करते हैं, जिस वजह से सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है और निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। आज आप लोग देख भी सकते हैं कि जो नेता है या फिर जो बड़े इंसान हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर जिनके पास धनाढ्य हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। सिर्फ इसका एक ही वजह है कि आज हमारा सरकारी स्कूल में जो भी हालांकि सरकार इसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि शिक्षकों के स्तर में काफ़ी गिरावट होती है। कई बार शिक्षक ही उतने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार हालांकि काफ़ी व्यवस्थाएं कर रही है और सरकार को अभी काफ़ी कुछ करना है इसके लिए। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ें दर्शाती हैं। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू कर दिया गया है तथा 10 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यानी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ में कॉमन स्कूल सिस्टम को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला जो टॉपिक है यूनिट 1 का जो सेकंड पेपर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, वो जल्दी आएगा। ठीक है, भाषा नीति। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।